भारत का चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए एसआईआर चला रहा है। इसमें पुराने नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और गलतियों को ठीक करने का काम हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की भारी कमी है। आयोग का आरोप है कि राज्य सरकार ने जरूरी अधिकारी जैसे एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं वो नहीं दिए, इससे काम रुक गया। राज्य सरकार का आरोप है कि आयोग की प्रक्रिया में गड़बड़ी और वो सहयोग नहीं कर रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिससे प्रक्रिया में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। इससे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले वोटर लिस्ट साफ हो पाएगी, इस पर कोई भरोसा नहीं हो पा रहा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का इसमें अधिकार होता है इस धारा में, जब सामान्य तरीके से काम ना हो रहा हो। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आदेश दिया है कि वो राज्य में न्यायिक अधिकारी को तैनात करें। क्या इसका मतलब है? क्या ये अधिकारी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों देना पड़ा? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। साथ में कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा देने का आदेश दिया है कि आयोग की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत स्वागत आपका। थोड़ा सा टेक्निकल विषय है और शायद मतलब पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के मामले में न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की बात कर रहा है। क्या कुछ विवाद है, मसला है? बहुत आसान शब्दों में समझाइएगा। देखिए, पहले तो यही कि यह पहला मौका है जब इलेक्शन कमीशन के काम में या इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार के विवाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, इस हद तक कि जुडिशियल ऑफिसर की तैनाती की बात की गई हो। विवाद कुछ इस तरीके से है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है टीएमसी की और इलेक्शन कमीशन दोनों के बीच में खींचतान है। टकराव इस बात को लेकर के है कि इलेक्शन कमीशन ए ग्रेड के अधिकारियों को मांग रहा है, एसआईआर में शामिल करने के लिए कह रहा है, और ए ग्रेड के वे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की मांग की जा रही है जो बांग्ला बोलते हो, बांग्ला भाषी हो, बांग्ला बोलते हो, बांग्ला समझते हो। वैसे अधिकारियों को अभी तक ममता बनर्जी की सरकार ने रिलीज नहीं किया है इलेक्शन कमीशन के काम के लिए। इससे काम में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरा टकराव ये हो रहा है कि जो हायरार्की होता है, जो प्रोटोकॉल है, उसमें चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनका रैंक क्या है और सरकार के अधिकारी जो है उनका रैंक क्या है, तो आपस में कौन किसका बॉस होगा, इस बात को लेकर के भी विवाद है। तो वहां बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो सरकार के एंड से फंसाए जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी कि टीएमसी की जो सरकार वहां है वो इलेक्शन कमीशन को सहयोग नहीं करेगी, और ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि टीएमसी की सरकार इलेक्शन कमीशन को सहयोग नहीं कर रही है। बिहार में भी हुआ ना एसआईआर, उत्तर प्रदेश में भी हुआ ना, अन्य राज्यों में भी हुआ ना, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर की तैनाती कहीं नहीं हुई। इस तरीके से इतना बड़ा विवाद कहीं नहीं खड़ा हुआ, इतना बड़ा बखेड़ा कहीं नहीं खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक इंटरवीन करना पड़ जाए कि आपको जुडिशियल ऑफिसर की तैनाती करनी पड़ जाए। और जुडिशियल ऑफिसर में भी कौन लोग शामिल हो रहे हैं? सिर्फ पूर्व न्यायिक अधिकारी नहीं, पूर्व जजेस नहीं, अभी के जो सर्विस में जज हैं हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में, उन लोगों को भी उस काम के लिए तैनात किया जा रहा है कि आप देखिए। हालांकि ये लोग लॉजिकल सपोर्ट देंगे। इलेक्शन कमीशन और सरकार के बीच जो विवाद है उस मामले में जो न्यायिक अधिकारी होंगे वो लॉजिकल सपोर्ट देंगे, लेकिन लॉजिकल सपोर्ट देने के लिए भी अगर जजेज को, हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा मामला है। और दो इंस्टीट्यूशन जब इस तरीके से टकराएंगे तो यही होगा जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसकी उम्मीद थी पहले से कि ममता बनर्जी यही करने वाली है। हालांकि ममता बनर्जी कुछ कदम आगे बढ़ती हुई दिख रही थी एसआईआर के मसले पर। जब लगा कुछ दिनों पहले जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे कि सहयोग करेगी इलेक्शन कमीशन को टीएमसी सरकार, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात अंदर खाने कुछ ढूंढ लिया। बाहर से कुछ ममता बनर्जी की पार्टी नहीं कर पा रही थी, तो सरकार के अंदर से कुछ ऐसा रास्ता निकाला जिससे इलेक्शन कमीशन परेशान हो, एसआईआर के काम में बाधा हो। चूंकि 28 फरवरी को अंतिम इनको एसआईआर का लिस्ट रिलीज करना है इलेक्शन कमीशन को, ऐसा कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी ये मान करके चल रही है। लेकिन उसके पहले अगर आपके पास अधिकारी ही नहीं है, बांग्ला भाषी अधिकारी ही नहीं है, तो आप उन चीजों को लॉजिकली कैसे प्रूफ करेंगे? सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा है अभिषेक जी। नहीं, मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को 142 का जो सेक्शन है वो मतलब
स्थिति क्या वाकई में इतनी ज्यादा गंभीर वहां पर है कि जो अपनी इस पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा? ये अनुच्छेद 142 जो है सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है। आर्टिकल 142 इनहेरेंट पावर देता है कि न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्शन मानती है, एक तरीके से रेगुलर यूज नहीं करती है 142 को, हमेशा नहीं करती है, अपवादिक स्थिति में। तो जैसे ही 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया, यकीन मानिए यह मामला बेहद गंभीर है। अच्छा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सर इन अधिकारियों के फैसले सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसे मान्य होंगे, पुलिस और जिला प्रशासन को इन्हें तुरंत मानना पड़ेगा। तो मतलब ये निकाल लिया जाए कि इससे पहले ये प्रशासन जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे उनकी बात नहीं मान रहा था। विवाद तो यही था, विवाद यही था कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की बात नहीं मान रहे थे पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी, तभी यह मामला बढ़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डीजीपी को जाना पड़ेगा, बात करनी होगी, और डीजीपी अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों से नहीं बात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के डीजीपी, तो जो हाईकोर्ट के, कलकत्ता हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे जाकर के संवाद स्थापित करें। तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि डीजीपी को तलब किया जा रहा है कि आप जाकर के बात करिए एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से। बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। जो पश्चिम बंगाल में बार बार ये बातें बताई जाती हैं, कही जाती हैं कि ममता बनर्जी हनक के साथ सरकार चलाती है, हनक का एक नमूना है। पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी टीएमसी के नेताओं का रुख क्या रहा है सबको पता है। विवादित बयान भी आए हैं कई बार कलकत्ता हाई कोर्ट को लेकर के, टीएमसी की ओर से धरना प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें। तो ये जो टीएमसी का जो रुख है, पुराना जो रवैया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर टीएमसी बढ़ रही है। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अच्छा सर, जो हनक की बात आपने की है, इस हनक को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ममता सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर रिवीजन का काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है। मतलब इससे ज्यादा क्या लताड़ा जा सकता है किसी सरकार को, क्या बेइज्जत किया जा सकता है। बेइज्जत भी छोटा शब्द लगेगा। जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक आकर के टिप्पणी करना पड़ा कि आपको भुगतने होंगे परिणाम, वाकई इनको भुगतने होंगे। हालांकि ममता बनर्जी इस मामले में बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ महिला है। बहुत बार इस तरीके की बातें की गई लेकिन वो सुधरती नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में उपजी, लगा कि आज राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, कल लग जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी मानती नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने देखा ना किस तरीके से अधिकारियों से, केंद्र सरकार के अधिकारियों से घुस करके कागज छीन लिया ममता बनर्जी ने, सबों ने देखा। तो ये ममता बनर्जी के लिए कोई नई बात नहीं है, ममता सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। उनको तो लग रहा है कि ये पुरानी ही बात है। हाँ, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए नई बात है कि सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार, चुनी हुई सरकार पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है कि आपको परिणाम भुगतने होंगे। और ये टिप्पणी इसलिए की जा रही है कि ममता सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा होता तो इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जब एसआईआर हो रहा था उस दौरान इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन जारी किया कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप करिए, ये इन चीजों में सुधार करिए। ये जो मामला चल रहा था बिहार में कि 12-13 कितने पहचान पत्र जैसे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गाइडलाइन तय किया। तो यहां इलेक्शन कमीशन फेयर नजर आ रहा है, सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, ममता की सरकार। जी अच्छा सर, ये जो डीजीपी वाला रोल है, डीजीपी को जो हलफनामा देने की बात कही गई है, क्या ये जो डीजीपी का रोल फिलहाल चुनाव आयोग ममता सरकार के लिए जो है उसे थोड़ा सा समझा पाएंगे? है क्या कि पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में प्रशासन की बड़ी महती भूमिका होती है। कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है, वहां एक सुरक्षा बहुत बड़ा कंसर्न है। मानिए या मत मानिए, बिहार जैसे हालात वहां नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसे हालात नहीं है। वहां जबरिया नाम जुड़वाने और जबरिया नाम हटवाने का भी खेल चल रहा है। तो वैसे में प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की सुरक्षा का मसला बन जाता है, उन लोगों का सुरक्षा का मसला भी बन जाता है जो लोग इलेक्शन कमीशन के हेल्प में हैं। उन लोगों को किस तरीके से सुरक्षा दी जाए, और किस तरीके से उग्र पश्चिम बंगाल हाल के दिनों में रहा है, दिखा है। वहां चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हमला होता है, अधिकारियों पर हमला होता है,
2000 जब 21 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद ऐतिहासिक तौर पर पश्चिम बंगाल में घटनाएं घटी थी। तो ये जो उग्र रूप है उसको देख करके भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इनको अब ए ग्रेड के अधिकारी चाहिए, आईएएस आईपीएस चाहिए, पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस आईपीएस चाहिए जो बांग्ला भाषी हो। तो वो डीजीपी, अगर आईएएस को उपलब्ध कराना है तो वो डीजीपी ही उपलब्ध करवाएंगे ना। प्रशासन का मुखिया कौन? अधिकारी के तौर पर डीजीपी। तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट तो एसपी को तलब करेंगे नहीं, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर तलब करना होगा ऐसे मामले में तो डीजीपी को ही तलब करेगा, एसपी को, डीएसपी को, थाना प्रभारी को तो तलब करेगा नहीं। इसीलिए डीजीपी को तलब किया गया है कि आप मुहैया कराए चीजों को लेकर के। हो सकता है कि प्रधान सचिव को भी कुछ दिनों में तलब किया जाए, क्योंकि आईएएस लोगों का भी मामला है। आईएएस लोगों को भी उपलब्ध बंगाल की सरकार नहीं करवा पा रही है। और केंद्रीय कैडर के जो लोग हैं वो लोग तो है, लेकिन वो लोग बांग्ला भाषी नहीं है। ये दिक्कत इलेक्शन कमीशन के सामने आ रही है। बिहार में क्या था कि बिहार में हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले अधिकारी थे, बिहार कैडर के हो या सेंट्रल कैडर के, जो भी हुआ है, तो बिहार में ये समस्या नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में ये समस्या नहीं हुई। और मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके पैदा की गई समस्या है पश्चिम बंगाल में। अभिषेक जी, हाँ ठीक है सर। बाकी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो टिप्पणी की है, वो दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र में मतदाता सूची की साफ सफाई को लेकर कितना गंभीर है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विवाद को देखते हुए कोर्ट ने खुद बीच में एक कदम उठाया ताकि प्रक्रिया रुके नहीं। टीएमसी ने फैसले की तारीफ की और कहा कि यह जनता की जीत है, जबकि बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। बाकी अभी इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि सूची 95% संशोधन की सूची 28 फरवरी को आनी है और बाकी जो 5% बचेंगे उसको लेकर भी जाहिर सी बात है ममता बनर्जी विवाद खड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगी। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कितनी बात वो मानती है, शेख शाहजहां के मसले में हाई कोर्ट का फैसला किस तरीके से मनवाया गया था ममता बनर्जी से, वो इस पूरे देश ने देखा है। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।